चलिए आज हम लोग फिर बात करने जा रहे हैं वर्ग 10 में हिस्ट्री पार्ट 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन में वीडियो नंबर 2 में पार्ट 2 में हम बात करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि शहरीकरण किसे कहते हैं, शहर का स्वरूप कैसे गांव से बदलते चला गया, गांव गंज में बदल गया, गंज कस्बा में, और कस्बा फिर नगर और नगर बढ़ करके महानगर में बदल गया, और लोग औद्योगिकरण हुआ तो कल कारखाने और मशीन ये सब बैठाए, लोग रोजी रोजगार के लिए अच्छे जीवन जीने के लिए व्यवस्था जो करने लगे, उसे अच्छी सड़कें, अच्छी नालियाँ, अच्छी व्यवस्था बनने लगी, स्कूल अस्पताल ये सब चीज़ों की व्यवस्था जहाँ होने लगी, तो ये तरह से क्या हुआ कि शहर का निर्माण हुआ है। और इसी प्रक्रिया में हम आज के वीडियो में कुछ खास शहरों के बारे में बात करेंगे। जैसे पेरिस शहर के बारे में बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने लंदन के बारे में बात किया था, आज पेरिस के बारे में बात करेंगे। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी थी, आज भी है, और यह जो है इसका निर्माण जो है नेपोलियन जो है तृतीय ने 1852 में मतलब कह सकते हैं एक निर्माण करवाने का काम किया था, और उसने जिसको ये काम सौंपा था उसका नाम था बेरोन हॉसमन ने ये काम करना शुरू किया था, और ये नेपोलियन तृतीय के आदेश पर किया था। बेरोन हॉसमन के द्वारा जो पेरिस के लिए जो काम किया गया या जो उसके प्रक्रिया किए गए, उसी को पेरिस का हॉसमोनीकरण कहा जाता है। और उसमें दो चीज़ें किया। उसने क्या किया कि पेरिस को पहली बात तो ये है कि पेरिस को उसने बदलने के लिए मतलब भव्य और आकर्षक बनाने का काम किया, और दूसरी उसने एक काम की जो एक निगेटिव काम है या आलोचना उसकी होती है कि उसने वो काम किया कि उसने कहा कि अमीरों से बगावत न कर दे गरीब, इसलिए गरीबों के बस्ती ही उसने नष्ट करवा दी थी हॉसमन ने, और इसीलिए उसको व्यंग्यात्मक रूप में चित्र में तिरकोने हाथ पे लिए हुए उसको व्यंग्यात्मक रूप से दिखाया जाता है, और उसे कहा भी जाता है अतीला। देखिए जैसे पेरिस का पुनर्निर्माण, पेरिस का हॉसमनीकरण कहलाता है, उसे सीधी लकीरों का अतीला कहा गया है। किसे? हॉसमन को, बेरोन हॉसमन को। मतलब हम यूँ कहें कि पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, और इसका निर्माण जो है नेपोलियन तृतीय ने किया, और उसके आदेश पर निर्माण के कार्य में जो सौंपा गया वो बेरोन हॉसमन को सौंपा गया। बेरोन हॉसमन ने जो उसके निर्माण के काम किया है उस प्रक्रिया को पेरिस हॉसमनीकरण कहते हैं। हॉसमनीकरण में इसने दो बातें की कि पेरिस को भव्य बनाने और आकर्षक बनाने का काम किया, और दूसरी बात इसने ऐसी की कि गरीबों की बस्ती को वहाँ से नष्ट करने का काम किया, और इसीलिए उसको वहाँ पर कहा भी गया सीधी लकीरों का अतीला। और पेरिस के बारे में और भी चीज़ें आप शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, और इस पॉइंट को आप यहाँ से नोट्स करके और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंगापुर के बारे में आप समझते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है ना। लंदन के बाद आधुनिक बम्बई के ही समान आधुनिक सिंगापुर का भी विकास हुआ। औपनिवेशिक समय में श्वेतों के लिए अच्छे व्यवस्था किए गए सिंगापुर में, गोरे लोग जहाँ रह रहे थे, और अश्वेत मतलब कालों के लिए खराब व्यवस्था की थी। वहाँ पर उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, रहने के खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। 1965 में आज़ाद कराया गया, यह भी मतलब कि उपनिवेश था सिंगापुर, और इसे 1965 में आज़ाद कराया गया, और वो आज़ाद जैसे भारत में आज़ाद कराने का काम कांग्रेस पार्टी की है, उसी तरह से यहाँ पीपुल्स एक्शन पार्टी ने किया है, जिसका नेता का नाम है ली कुआन येव। ये आज अध्यक्ष थे, पीपुल एक्शन पार्टी के अध्यक्ष थे ली कुआन येव। पहले इसे भिखारियों का देश कहा जाता था, किसको? सिंगापुर को, लेकिन इसकी समुद्रों में अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से भव्य और आकर्षक भवनों को बनाया गया, और अब अमीरों का देश कहा जाने लगा। सिंगापुर के बारे में और ज़्यादा कुछ बात यहाँ नहीं है, आपकी किताब में ओवरव्यू मैंने इतनी बात को निकाला है। अभी हम आगे अब बढ़ते हैं कि औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण। जिस तरह से दुनिया में शहरीकरण हुआ, भारत में भी औपनिवेश के समय में ही शहरीकरण शुरू हुआ। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, तो भारत में वो अपने फ़ायदा के लिए बंदरगाह बनाए, वो अपने फ़ायदा के लिए रेल सड़कें बिछाए, अस्पताल बनाई, अपने लोगों को रहने के लिए किला बनाया, उसकी किलाबंदी करवाई, पक्की सड़कें बनवाया। तो अर्थात शहरीकरण करने का काम उपनिवेश के स्थिति में हुआ है। तो इसमें हम जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि का विकास होना ये अंग्रेजों के समय में हुआ। तो बम्बई, जिसको आज आधुनिक मुंबई कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं, है ना। 17वीं शताब्दी में यह 7 टापुओं का समूह था। कौन? बम्बई। यह पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, लेकिन 1661 ईस्वी में पुर्तगाली रानी कैथरीन की शादी होती है इंग्लैंड के राजा
चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय को से जब शादी होती है तो पुर्तगाल के अंदर में चूंकि बम्बई था, उसने अपने दहेज में, है ना, जैसा कि मतलब अपना घर का चीज़ है उस तरह से दहेज में उसने क्या किया कि इंग्लैंड को ये सौंप दिया बम्बई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के अंदर था बम्बई, लेकिन 1661 ईस्वी में अपनी रानी कैथरीन की शादी में जब चार्ल्स द्वितीय से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हो रही थी, तो उस समय उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को दहेज स्वरूप में, है ना, ये बम्बई उसको सौंप दिया। आगे की बात और है कि यह इसे आर्थिक राजधानी हम कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बंदरगाह का विकास 19वीं शताब्दी तक हुआ। 1819 में आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बना ली थी। 1854 ईस्वी में सबसे पहले बम्बई में सूती मिल की कपड़ा का स्थापना किया गया था, और वो थे, उनका नाम था कावस नानाजी दभार। कावस नानाजी दभार ने सबसे पहले सूती मिल के कपड़ा का स्थापना वहाँ कराए थे, है ना। आगे चल के फिर धीरे धीरे वहाँ पर मिलों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। अब देखिए कालांतर में वहाँ आबादी बढ़ने लगे, लोग अलग अलग रोजगार के लोग वहाँ बसने लगे। 1872 में प्रति मकान 20 आदमी थे, क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, और ये लंदन से बहुत ज़्यादा था। यहाँ दो तरह के लोग, गरीब लोग भी रहने लगे समूह में, जिसको नेटिव कहा जाने लगा, और अंग्रेज लोग जो गोरे लोग थे उनको गोर कहा जाने लगा, अलग अलग भागों में रहने लगे। गरीबों के लिए बहुमंजिली आवास वहाँ बनाए गए, जिसे चौल कहा जाता है था। चौल मतलब कि बहुमंजिला होता था, वहाँ कोई बहुत व्यवस्था नहीं होता था, सब एक ही में ठूस ठूस के गरीब लोगों को रखा जाता था। बम्बई के नगर नियोजन के लिए 1898 ईस्वी में 1898 में सिटी ऑफ बम्बे, है ना, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। ट्रस्ट द्वारा 1918 में किराया कानून लगाया गया था, मैंने बम्बई में 1918 में किराया कानून बनाया गया। बम्बई को जोड़ करके विस्तार किया गया, क्योंकि पहले टापू में था तो इसको विस्तार करने का काम किया गया। सबसे पहले 1784 में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर विलियम हॉर्नबी के निर्देशानुसार समुद्र के किनारे बड़े बड़े दीवारें बनाई गई। 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा तक पश्चिम क्षेत्र को विकसित करने का काम बैक बे रिक्लेमेशन कंपनी को सौंपा गया। बैक बे रिक्लेमेशन मतलब कि ऐसे मालाबार जो हम लोग कहते हैं, इस तरह के जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ ये मालाबार है इंडिया में, तो ये मालाबार क्षेत्र में मतलब ये विकसित करने का काम किया गया, किसके द्वारा, बैक बे रिक्लेमेशन के द्वारा। 1865 में दक्षिण में आर्थर कारफर्ट को बम्बई के नियोजन के लिए काम शुरू करने का मिला। सपनों के शहर और मायापुरी बन गया मुंबई, बम्बई से बन गया मुंबई। बम्बई फिल्म उद्योग में 1896 में अस्तित्व में आया। 1913 में दादा फाल्के द्वारा निर्मित प्रथम मूक फिल्म, मैंने जो बोलता नहीं था, केवल हाथ मतलब इशारा सब कुछ, वो राजा हरिश्चंद्र का मतलब निर्माण किया गया दादा साहब फाल्के द्वारा, है ना, दादा फाल्के द्वारा। 1925 तक बम्बई नगर भारत की फिल्म राजधानी बन गई। तो बम्बई को आज बहुत अच्छे तरीक़े से लोग जानते हैं। बम्बई के बाद हम थोड़ा पटना के बारे में जान लेते हैं। पटना के बारे में देखते हैं। पटना क्या है, वर्तमान बिहार की राजधानी है। प्राचीन काल में इसका नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटिल ग्राम, अजीमाबाद हुआ करता था। पाटलिपुत्र की स्थापना की बात हम करें तो 5वीं शताब्दी पूर्व मगध साम्राज्य की राजधानी थी यह। 457 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु का बेटा उदयन ने इसकी स्थापना किया। पटना के रूप में इसका नाम जो चर्चा में आया वो शेरशाह सूरी के द्वारा आया, क्योंकि 1541 में वहाँ पूर्व में किला के बनाने का काम किया था। अजीमाबाद की बात आती है तो अजीमुशान ने अपने नाम से ही इसका नाम अजीमाबाद रखा 18वीं शताब्दी में। तो यह 4 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन, इसलिए यह व्यापारिक और सामरिक हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। 17वीं शताब्दी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म 1666 ईस्वी में यही हुई थी, है ना। इसलिए वर्तमान में पटना साहिब और तख्त श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। राल्फ फिच ने 1856 में यहाँ के व्यापार के बारे में बताया है। चंद्रगुप्त के समय उत्कृष्ट शासन व्यवस्था के बारे में चीनी यात्री फाहियान ने बताया है कि किस तरह का मतलब कि था पटना। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग चीनी यात्री ने भी वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने इंडिका में यह वर्णन किया है पटना के बारे में। आधुनिक पटना के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मध्यकाल में अंग्रेजों द्वारा ये विकसित किया गया अनाज गोदाम एक है गोलघर को जॉन गास्टिन ने
जॉन गास्टिन ने 1786 में बनाया था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा से राज्य के बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त रूप में राज्य के रूप में अस्तित्व आए और राजधानी उसकी पटना ही थी। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गई। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी बिहार से अलग हो गया, अब स्वतंत्र बिहार है। कलकत्ता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप 2-4 लाइनें समझ लीजिए। कलकत्ता कंगालों का शहर, धूल मिट्टी और गर्दों के शहर है ना। 1863 ईस्वी में यहाँ धुआं निरोधक कानून पारित हुआ। 1855 ईस्वी में रेल लाइन प्रारंभ हुई। प्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कलकत्ता से हुई है। तो हम एक बार सभी चीज़ों, हाँ एक बार पूरा बढ़िया से वीडियो ले लो, धीरे धीरे करके पूरे बोर्ड का ले लो एक बार, ताकि इसका मतलब नोट्स बना ले आसानी से लोग। यहाँ से ऊपर से वीडियो में अंत में आप नोट्स को पॉज करके लिख सकते हैं। पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए लिखा हुआ। और ऊपर करो थोड़ा सा, उधर करो, नीचे करो थोड़ा सा। ऊपर से पूरा नहीं आ रहा है, आधुनिक पटना निकल आ रहा है ना।